दो क्लासें थी अपनी, उसमें अपन ने आंसर राइटिंग के अंदर है वो कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी देखा था। आज एविडेंस एक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे मेंस में आपके सामने और उनका राइट आंसर है वो क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, कैसे लिख सकते हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स को। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपन, लाइक द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, समस्वीकृति को परिभाषित करिए, ऐसा क्वेश्चन आता है यदि एविडेंस एक्ट में। कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, आपको डायरेक्ट केस लॉ से वो आंसर लिखना है इसका। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 पीवी काउंसिल। कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द अक्यूज ईदर एडमिट्स इन टर्म्स द ऑफेंस or of at any rate substantially all the facts which constitute the offence is called the confession. And in Palvinder Kaur versus State of Punjab 1952 Supreme Court judgment, Supreme Court approved the definition of the confession given by the PV Council in Pakla Narayan Swamy case. समस्वीकृति की क्या परिभाषा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी अभिव्यक्त रूप से समस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा के लिए आपको क्या केस लॉ की हेल्प लेनी होगी। कौन सा केस लॉ है इस पर जिसमें परिभाषित किया गया है इस वो समस्वीकृति को या कन्फेशन को? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 पीवी काउंसिल। क्या परिभाषा दी गई पीवी काउंसिल के द्वारा? अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करना या अपराध का गठन करने वाले सार्वजनिक तथ्यों को स्वीकार करना समस्वीकृति कहलाता है। और इस डेफिनेशन को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में अनुमोदित वो किया? पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1952 सुप्रीम कोर्ट। पीवी काउंसिल द्वारा दी गई समस्वीकृति की परिभाषा को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदित वो किया कि वो परिभाषा सही है और भारत में लागू होगी। अनदर क्वेश्चंस जो है इस तरीके का आपके सामने आ सकता है। डिफाइन द लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न को परिभाषित करिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर लिखेंगे? बेयर प्रोविजन में जो 141 में दे रखा है वो तो लिखेंगे, उसके एक्स्ट्रा क्या लिखा जाएगा? लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called a leading question. Which may be example of the leading question, like this thing is true, you did not see the event of beating. This thing is true, that the accident was not happened in your presence. This thing is true, your signature affixed on a blank paper at police station. This thing is true, you came with the complainant, therefore you are giving the evidence according to the stated by the complainant. This thing is true, you came at occurrence place after the happening of event. This thing is true, you are giving the false evidence in order to falsely implication to the accused in commission of the offense. All these are the example of the leading questions. सूचक प्रश्न किसे कहेंगे? धारा 141 में सूचक प्रश्न की परिभाषा दे रखी है। ऐसा कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, वो सूचक प्रश्न कहलाता है। और जिसका उत्तर है वो हाँ या ना में होता है। जिस प्रश्न का उत्तर है यस या नो में आंसर होता है, ऐसा क्वेश्चन क्या कहलाता है? सूचक प्रश्न कहलाता है। जैसे यह बात सही है या ये बात गलत है, ऐसे इस प्रश्न की शुरुआत होगी। यह बात सही है कि आप आज अभियुक्त के साथ ही थे, अभियुक्त के साथ ही या परिवादी के साथ आए हैं, इसलिए अभियुक्त या परिवादी के पक्ष में बयान उनके कहने से दे रहे हो, यह लीडिंग क्वेश्चन है। यह बात सही है कि आप घटना स्थल पर घटना के घटित होने के बाद आए थे, यह भी लीडिंग क्वेश्चन है। यह बात सही है कि आप अभियुक्त को झूठे अपराध में फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य दे रहे हो, यह भी लीडिंग क्वेश्चन है। यह बात सही है कि आपने मारपीट होते हुए नहीं देखी, यह भी सूचक प्रश्न है। आई विटनेस से ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह बात सही है कि एक्सीडेंट आपके सामने नहीं हुआ, यदि एक्सीडेंट का कोई आई विटनेस है और उससे ये क्वेश्चन है वो क्रॉस में पूछा जाए कि ये बात सही है कि एक्सीडेंट आपके सामने नहीं हुआ या एक्सीडेंट होने के बाद आप आए या आपकी उपस्थिति में एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये क्या है? ये लीडिंग क्वेश्चन है।
ये सूचक प्रश्न के उदाहरण है और ये बात सही है कि आपके हस्ताक्षर खाली पेपर पर पुलिस थाने में करवाए गए थे, ये भी है वो लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एविडेंस एक्ट में आपके सामने, डिफाइन द हॉस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी को परिभाषित करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप है वो कैसे लिख सकते हैं? जजमेंट से लिखना होगा आपको, हॉस्टाइल विटनेस इज नॉट एक्सप्रेसली डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। पक्षद्रोही साक्षी की भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी परिभाषा नहीं दे रखी है। इनडायरेक्टली सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट इज कंसर्न टू द हॉस्टाइल विटनेस। सैटपॉल वर्सेस Delhi Administration 1976 Supreme Court. What was held by the Supreme Court in this case in respect of the definition of the hostile witness? A witness making statement against the interest of the party calling him and not telling truth of the instance of the party calling him is called the hostile witness. A witness making statement against the interest of the party calling him and not telling the truth of the instance of the party calling him is called the hostile witness. सतपाल सिंह बनाम एनसीटी दिल्ली या दिल्ली प्रशासन 1976 सुप्रीम कोर्ट। ऐसा साक्षी, इसमें पक्षद्रोही साक्षी को परिभाषित किया गया है इस केस लॉ के अंदर। ऐसा साक्षी जो बुलाने वाले पक्षकार के हित में साक्ष्य नहीं देता है और हित के विरुद्ध साक्ष्य देता है, वो पक्षद्रोही साक्षी कहलाता है या हॉस्टाइल विटनेस कहलाता है। नेक्स्ट, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, वेदर स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी इज एडमिसिबल इन एविडेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग द ट्रायल, बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग ट्रायल, इफ द कंप्लेनेंट डाइज, whether the statement which is recorded under section 200 CRPC is admissible in evidence or not. परिवादी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंदर कथन लेखबद्ध करने के बाद मृत्यु हो जाने पर क्या ऐसे कथन साक्ष्य में ग्राह्य होंगे? यदि विचारण के दौरान उस परिवादी के कथन लेखबद्ध करने से पूर्व मृत्यु हो जाए, कथन लेखबद्ध करने से पूर्व मृत्यु हो जाए। यस, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? During the examination of the complainant under section 200 of the CRPC, an accused has no right and the opportunity to cross-examination. No right and opportunity to cross-examination. Statement of the complainant is not admissible in evidence under section 33 of the Indian Evidence Act. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत परिवादी के कथन लेखबद्ध करने के समय अभियुक्त के पास जिरह करने का या प्रतिपरीक्षा करने का प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और अवसर नहीं होता है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की शर्तों की पूर्ति नहीं होने से उसके कथन साक्ष्य में क्या है? अग्राह्य, इनएडमिसिबल इन एविडेंस। क्योंकि सेक्शन 33 कहता है कि सब किसी विटनेस के यदि स्टेटमेंट किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड कर दिए गए और रिकॉर्ड करने के बाद इफ ही डाइज एंड नॉट फाउंड इनकेपेबल ऑफ द गिविंग एविडेंस एटसेट्रा, द स्टेटमेंट इज एडमिसिबल इन द लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग और इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग if fulfill the condition given under section 33 of the Indian Evidence Act. What are the conditions which is given under the proviso of the section 33 of the Indian Evidence Act? Parties must be same in the both proceedings. The opposite party has right and opportunity to cross examination in the former proceedings, and a matter and issue substantially must be same in the both proceedings. These are the three conditions under the proviso of the section 33 of the Evidence Act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 आप देखेंगे तो एक न्यायिक कार्रवाई के एक प्रकरण पर यदि किसी
साक्षी का कथन है वो दिया गया, कथन देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, तो उसका कथन उसी कार्रवाई के पश्चातवर्ती प्रक्रम पर या पश्चातवर्ती कार्रवाई में वो साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है यदि धारा 33 के परंतुक में दी गई जो 3 बातें उनमें उनकी पूर्ति कर दे। दोनों कार्रवाई के अंदर पक्षकार समान हो, पूर्ववर्ती कार्रवाई के अंदर विरोधी पक्षकार के पास प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और अवसर हो, और सार्थ विवादक है वो दोनों कार्रवाइयों के अंदर समान हो। यदि ये तीनों परंतुक में दी गई बातें कंप्लीट होती है तो ऐसा कथन है वो उसी कार्रवाई के पश्चातवर्ती प्रक्रम पर या पश्चातवर्ती कार्रवाई में सुसंगत हो सकता है और साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है। चूंकि ये सेकंड पॉइंट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, 200 सीआरपीसी में जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, अक्यूज के पास उस कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का न तो राइट होता है उस स्टेज पे और न अपॉर्चुनिटी होती है। और ऐसे कंप्लेनेंट की यदि ट्रायल के दौरान एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले डेथ हो जाए तो वो जो 200 में रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 33 के प्रोविजो की है वो कंप्लाइज नहीं हो रही है, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। 299 वो स्पेसिफिक प्रोविजन है, 33 का एक्सेप्शन है, बट 299 के सबसेक्शन 1 के जो सर्कमस्टांसेज है, जो सिचुएशन है, वो साबित करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। ओके, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। वैवाहिक संसूचना से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करिए, समझाइए, एक्सप्लेन करिए। Section 122, communication during marriage. No person who is or has been married shall be compelled to disclose the any communication made to him during the marriage by the any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose the any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in the suits between the married persons or the proceeding in which the one married person is prosecuted for any crime committed against the another. But there are some exceptions. Then the communication during marriage may be discloses. First exception, that is expressly given under the section 122 after the except, suit between the married persons, criminal proceeding initiated by the one party against the another party, that is also expressly given under the last line of the section 122. Third exception, if presence of the third person or the heard by the third person that communication, third party may disclose that communication, and forthwith with consent of the party by whom the communication was made. It is also expressly given under the 122. These are the 4 exceptions where the communication during marriage may be disclosed as per section 122 of the Indian Evidence Act. MC Varghese versus T.J. Ponan, 1970 Supreme Court is the very leading judgment. If third person listens the communication during the marriage, he may disclose, he may give the evidence, then this provision is not applicable. And the Ram Bharose versus State of UP, 1950 for Supreme Court, Ram Bharose versus State of UP, 1950 for Supreme Court. This section provides the protection to the communication, not the act of the parties. Only the communication is protected, the conduct of the party is not protected, act of the party is not protected, only said is protected, not the act or the conduct, they can be proved. And there is a special note, the provision of this section is applicable even after the dissolution of the marriage. The protection which is given under section 122 existed after the dissolution of the marriage. हिंदी में आप देखेंगे धारा 122, विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं। विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई संसूचनाएं जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान की संसूचना होनी चाहिए। उस सूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता और नहीं अनुज्ञात किया जा सकता।
या संरक्षण विवाह के विघटन के बाद भी है वो बना रहता है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी है जहां विवाहित स्थिति के दौरान दी गई समसूचनाएं प्रकट की जा सकती है। कब? विशेषाधिकार का त्याग कर दिया जाए, त्यजन कर दिया जाए, अधित्यजन कर दिया जाए। इट मीन्स पक्षकार या हित प्रतिनिधि की सहमति के द्वारा। विवाह के पक्षकारों के मध्य सिविल वाद या कार्रवाई में डिस्क्लोज हो सकती है। विवाह के पक्षकारों के मध्य कोई आपराधिक कार्रवाई है उसमें डिस्क्लोज है वो हो सकती है। तीसरे पक्षकार ने उस तथ्य को सुन लिया है या उससे परिचित हो गया है तो वो थर्ड पार्टी जो विवाह का पक्षकार नहीं है ऐसी समसूचना को प्रकट कर सकता है। और जो कथित है वो संरक्षित है, किंतु जो किया गया है या करने का लोप किया गया है उसको प्रकट किया जा सकता है। इट मीन्स केवल जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड है, जो कहा है उसने वो प्रोटेक्टेड है, जो कार्य है या आचरण है पक्षकार का, विवाह के एक पक्षकार का, दूसरा पक्षकार उस आचरण को है वो प्रकट कर सकता है। एमसी वर्गीस बनाम टीजे पोनन 1970 सुप्रीम कोर्ट, विवाहित स्थिति के दौरान दी गई समसूचना को यदि तीसरे पक्षकार द्वारा सुन लिया गया है तो वो तीसरा पक्षकार ऐसी समसूचना को प्रकट कर सकता है। 122 का प्रोटेक्शन या प्रिविलेज उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है वो अवेलेबल नहीं है। और राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1954 सुप्रीम कोर्ट, इसमें यह अभी निर्धारित किया कि जो कहा गया है, जो कथित है वो संरक्षित है, किंतु जो किया गया है या करने का लोप किया गया है उसको प्रकट किया जा सकता है। ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है ये दोनों इस जजमेंट पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन, अबाउट व्हाट मैटर्स द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज रेलेवेंट। विशेषज्ञ की राय किन विषयों के संबंध में, किन मामलों में सुसंगत है। सेक्शन 45 is concerned to the answer of this question. Opinion of the expert. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law of माइक ऑफ करना भैया, ये वीजे किसका आ रहा है? क्लास के टाइम तो धमकाना छोड़ दिया करो। यस, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट as to identity of the handwriting and finger impression. In respect of these 5 matters, the opinion upon that point of the person is specially skilled in the such foreign law, science, art, or the question as to the identity of the handwriting or finger impression are relevant facts, and the such person are called the experts. Illustrations ये आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए छोड़ता हूं मैं। What is the meaning of expert? Expert is a person who has special knowledge upon any particular subject, trade, otherwise, and such knowledge can be acquired through the practice and special study or experience, etc. Like the doctor, handwriting expert, blood scientist, forensic science expert, midwife, the goldsmith, etc. are the example of the expert. Kanpur University versus Samir Gupta and others 1984 Supreme Court held that the student may also be treated as an expert. Gopal Reddy versus State of AP 1996 Supreme Court. Expert opinion is weak type of evidence, not conclusive, not safe to rely upon without the seeking independent and reliable corroboration. The both judgments are the very important judgments. हिंदी में आप देखेंगे धारा 45, विशेषज्ञ की राय किन मामलों में सुसंगत होती है। जबकि न्यायालय को विदेशी विधि, विज्ञान, कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह इनकी अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला, हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत होती है। और ऐसे विशेष कुशल व्यक्ति क्या कहलाते हैं? विशेषज्ञ कहलाते हैं। 5 मामलों के अंदर विशेषज्ञ की राय सुसंगत है धारा 45 के अंदर।
विदेशी विधि विज्ञान और कला की किसी बात के बारे में, और हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की अनन्यता के बारे में। हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की पहचान के बारे में या अनन्यता के बारे में। जब कोर्ट को राय बनानी हो इस 5 में से किसी विषय के बारे में, तो जो इन मामलों में विशेषतः कुशल व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की राय विशेषज्ञ के रूप में सुसंगत है। इलस्ट्रेशंस जो दे रखे हैं ये आप लोग देख लें। यस, इन शॉर्ट टर्म में विशेषज्ञ अपन किसे कहेंगे? विदेशी विधि विज्ञान कला हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की पहचान के संबंध में विशेष कौशल रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विशेषज्ञ कहलाता है। ये धारा 45 से आप डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं। और इन जनरल विशेषज्ञ का क्या मतलब है? विशेषज्ञ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी विशेष विषय, व्यापार या अन्यथा किसी चीज पर विशेष ज्ञान रखता है, और इस तरीके के को वो अभ्यास के द्वारा, विशेष अध्ययन के द्वारा, अनुभव के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे कि डॉक्टर, हस्तलेख विशेषज्ञ, रक्त वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ, दाई और सुनार आदि जो है वो धारा 45 के अर्थ में विशेषज्ञ की श्रेणी में आते हैं। विशेषज्ञ की राय केवल सलाहकारी प्रकृति की है। न्यायाधीश उसके प्रतिकूल राय बना सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में धारा 45 में ग्राह्य है। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता मान्य है 1984 SC। एक विद्यार्थी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ हो सकता है। गोपाल रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 सुप्रीम कोर्ट। विशेषज्ञ की राय कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इसकी है वो संपुष्टि विश्वसनीय और स्वतंत्र साक्ष्य से होनी है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट सर्कमस्टांसेस हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल? अनुश्रुत साक्ष्य किन परिस्थितियों में वो ग्राह्य होता है? The object of the evidence clause says that the court consider the direct evidence only. Court consider the direct evidence only. Hearsay evidence should not be, should be discarded. Hearsay evidence are those evidence which are presented by a witness by obtaining them from the some other person or the thing. There is no direct relation to the witness with the such evidence. Section 60 says that the court allow the direct evidence only, but there are certain circumstances under which the hearsay evidence are allowed. Generally, hearsay evidence is allowed in the absence of the direct evidence. It can be allowed in the following circumstances. As given in proviso of the section 60, court may refer to a book or the treatise if the author cannot be presented in the court. Under section 6, as a res geste, the hearsay evidence is allowed. Under section 18 to 23, admission can also be based on the hearsay evidence. Section 32 and 33 are also the hearsay evidence, and the confession under section 24 to 30 admissible as a hearsay. These are the certain exception where the general rule is that hearsay evidence should not be admissible, and these are the exception where hearsay evidence can be admitted by the court. P.N. Dubey versus Union of India 1988 Supreme Court. Newspaper report is hearsay, not covered under the documentary, and it is inadmissible in evidence. But the exception of this point, newspaper is the hearsay. In certain condition, the report of newspaper may be considered as a secondary evidence or the documentary evidence, upon which circumstances, if any notification, press notes, the recruitment ads, the official orders in newspaper are considered as a secondary evidence. Required the condition for the admissibility of the hearsay evidence when contemporaneous and when there is no interval enabling fabrication. अनुश्रुत साक्ष्य जो है आर बनाम गिब्सन 1887 QB, ये शायद इंग्लिश में मिसिंग रह गया जजमेंट,
It is concerned to the hearsay witness or hearsay evidence. Definition of the hearsay evidence or the hearsay witness. R वर्सेस गिब्सन। ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया साक्ष्य जिसने स्वयं उस तथ्य को घटित होते हुए न तो देखा है और न सुना है, वो साक्ष्य क्या कहलाता है? हियरसे एविडेंस कहलाता है, वो अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। द एविडेंस गिवन बाय ए पर्सन हु नेवर हर्ड और सीन द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट इज कॉल्ड द हियरसे एविडेंस। अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन, यह सामान्य सिद्धांत है एविडेंस लॉ का। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाए और अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन किया जाए, क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य अप्रामाणिक होता है। अनुश्रुत साक्ष्य की न तो प्रतिपरीक्षा होती है और न ही शपथ पर वो लिया जाता है, और अनुश्रुत साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाता है। पीएन दुबे बनाम भारत संघ 1988 सुप्रीम कोर्ट। अखबार की जो रिपोर्ट है वो अनुश्रुत साक्ष्य है और अखबार साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। जोसेफ एम पुट्टुश्री बनाम टीएम जॉन, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि समाचार पत्र में अंतर्वेष्ट तथ्यों का कथन है वो क्या है? अनुश्रुत साक्ष्य है, हियरसे एविडेंस है। धारा 60 के अपवाद क्या है? सेक्शन 60 सेज दैट ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। धारा 60 का सामान्य सिद्धांत क्या है? जो मौखिक साक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर द हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल। कुछ अपवाद है धारा 60 के या 60 में जो सामान्य सिद्धांत दे रखा उसमें, जहां अनुश्रुत साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है। कौन से अपवाद है? एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य मीन्स धारा 6। स्वीकृति के कथन धारा 18 से 23। समस्वीकृति के कथन सेक्शन 24 से 30। धारा 32 और 33 के तहत लेखबद्ध कथन। धारा 35 में कर्तव्य पालन में लोक या राजकीय रजिस्टर पुस्तक आदि में किए गए कथन। और धारा 60 का परंतुक। परंतुक में क्या दे रखा है? धारा 60 के किसी विशेषज्ञ की राय जो किसी पुस्तक के अंतर्गत लेखबद्ध कर ली गई है और वो लोक विक्रय के लिए प्रख्यापित की जा चुकी है, ऐसी पुस्तक का रचयिता यदि मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, अत्यधिक धन खर्च करके या अत्यधिक विलंब से उसकी न्यायालय में उपस्थिति हो सकती है, जिसको कि उस विशिष्ट मामले में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, तब न्यायालय के समक्ष उस पुस्तक को प्रस्तुत करके उस राय को साबित किया जा सकता है। ये जो बुक पेश की जाएगी उसके अंदर जो लिखी हुई उसकी ओपिनियन है वो क्या है? हियरसे एविडेंस है, वो अनुश्रुत साक्ष्य। डायरेक्ट एविडेंस क्या होती? जिसने ओपिनियन दी है वो कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आता और वो एविडेंस देता है, वो क्या थी? वो प्रत्यक्ष साक्ष्य था। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बीच में क्या अंतर है? ऐसा क्वेश्चन है वो आ सकता है मेंस में आपके सामने। क्या आंसर्स हो सकता है इस डिफरेंस में? वन साइड आप पेटेंट एम्बिग्यूटी नोट कर सकते हैं, अनदर साइड लेटेंट एम्बिग्यूटी नोट कर सकते हैं। ब्रैकेट में यहां आप सेक्शन है वो 93 लिख सकते हैं और 95 to 98 है वो लिख सकते हैं इस साइड में। डिफरेंस देखें, एम्बिग्यूटी which is visible on the face of the document is called the patent ambiguity. Ambiguity which is visible on the face of the document is called the patent ambiguity. Ambiguity which is not visible on the face of the document but discloses when the document applies on the existing fact is called the latent ambiguity. Second one, patent ambiguity makes a document useless or void, whereas latent ambiguity does not make a document useless or void. Patent ambiguity cannot be removed or correct, whereas the latent ambiguity can be removed by the taking evidence. And last one is the patent ambiguity is personalized, whereas the latent ambiguity is the objective in nature. प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बीच में क्या अंतर है? 3-4 बातें लिख सकते हैं अंतर के बिंदु पे। दस्तावेज के आलेख से ही प्रकट त्रुटि को प्रत्यक्ष संदिग्धता कहते हैं और जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता दस्तावेज के आलेख से प्रकट नहीं होती है परंतु दस्तावेज के उद्देश्य से संबंधित होती है और जिसे ठीक भी किया जा सकता है। प्रत्यक्ष संदिग्धता व्यक्तिनिष्ठ होती है जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता विषयनिष्ठ या विषय वस्तु के संबंध में होती है। प्रत्यक्ष संदिग्धता
दस्तावेज को अनुपयोगी या शून्य बना देती है, जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता दस्तावेज को अनुपयोगी या शून्य नहीं बनाती है, लेकिन उस दस्तावेज की त्रुटि को सुधारा जा सकता है धारा 95 से 98 में दी गई परिस्थितियों के अनुसार। जब दस्तावेज की भाषा संदिग्ध हो और अस्पष्ट हो, दस्तावेज को अर्थ नहीं दिया जा सकता, ऐसी संदिग्धता प्रत्यक्ष संदिग्धता कहलाती है। और जब दस्तावेज की भाषा स्पष्ट है और अर्थपूर्ण है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होती है, तो वो अप्रत्यक्ष है, वो संदिग्धता कहलाती है। तो इस तरीके से आप पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिग्युइटी या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बीच में अंतर है वो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, when secondary evidence is admissible regarding the contents, condition or existence of the document, is uncertified copy of the public document admissible if the original has been destroyed? द्वितीयक साक्ष्य दस्तावेज की अंतर्वस्तु दशा या अस्तित्व के संबंध में कब ग्राह्य होता है? क्या लोक दस्तावेज की अप्रमाणित प्रति साक्ष्य में ग्राह्य हो सकती है यदि मूल दस्तावेज नष्ट हो गया? क्या कहना है आपका ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? ये जो सेकंड बात पूछी गई है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या उसकी ऑर्डिनरी जो कॉपी है, अनसर्टिफाइड कॉपी, वो एविडेंस में एडमिसिबल हो सकती है? होनी चाहिए ऑब्वियसली। हाँ जी, भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट, भूपेंद्र जी नहीं, भगवत सिंह जी, किसने बोला हो जाएगी? इसके लिए आपको सेक्शन 65 पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट के संदर्भ में ओनली सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल है, अदर किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं है। ओरिजिनल है वो नष्ट हो गया है तो आप प्रमाणित प्रति पेश करिए। जो पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार एटसेट्रा की ऑफिस में तो कॉपी पड़ी है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो आप। तो इसलिए प्रमाणित प्रति ही ग्राह्य होगी, अनसर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल नहीं होगी। जस्ट 65 को देखते हैं पहले। केसेस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन of the existence, condition or contents of document in the following cases. In which cases? The first, when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of the reach of or not subject to the process of the court, or of the any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it. Means the original document in the power or possession of the opposite party, and after giving the notice not produce the original, then secondary evidence of that document is admissible. Then the clause B, when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. Third one, when the original has been destroyed or lost, or when the party offering the evidence of its contents cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in the reasonable time. Next one, when the original is of such a nature as not to be easily movable, when the original is a public document within the meaning of the section 74 of the Evidence Act, when the original is a document of which a certified copy is permitted by this Act or by any other law in force in the India to be given in evidence, when the original consists of the numerous accounts or the other documents which cannot conveniently be examined in court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection. Under these 7 circumstances A to G, the secondary evidence is admissible in respect of the condition, contents and the existence of any documents.
In cases, these points are also important. In cases A, C and D, any secondary evidence of the contents of the document is admissible. Any secondary evidence means the which is given under the section 63, any one of the 5. In case of the B, the written admission is admissible only. In case of the E or F, second part of the question is concerned to the this point, E or F, a certified copy of the document but no other kind of the secondary evidence is admissible. Only a certified copy is admissible, other type of the secondary evidence is not admissible. And in case G, evidence may be given as to the general result of the document by any person who has examined them and who is skilled in the examination of the documents. Ashok versus Madholal, 1975 Supreme Court. Photocopy of a document can be permitted to be given as secondary evidence when it is proved that the original was in possession of the adverse party and that photocopy was made from the original. Malay Kumar Ganguly versus Sukumar Mukherjee, 2010 Supreme Court. Document otherwise inadmissible cannot be taken as evidence only because no objection to the admissibility was taken. और जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपको इसमें मेंशन करना होगा. As per the last portion of the section 65, only a certified copy of a public document is admissible. No uncertified copy is admissible. हिंदी में आप देखेंगे धारा 65, अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा. किसी दस्तावेज की अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में या दशाओं में दिया जा सकता है, जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता है कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति के अधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है, या जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या आदेशिका के अध्ययन नहीं है, जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसको पेश नहीं करता है. सेकंड कंडीशन, जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया जाना साबित कर दिया गया है. थर्ड कंडीशन, जब मूल दस्तावेज नष्ट हो गया है, मूल दस्तावेज खो गया है, जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं कर सकता, जबकि मूल दस्तावेज इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जबकि मूल धारा 74 के अर्थ में लोक दस्तावेज है, जबकि मूल ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा या भारत में प्रवर्तित किसी विधि के द्वारा अनुज्ञात है, जबकि मूल दस्तावेज ऐसे अनेक लेखाओं से, ऐसे अनेक वो दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधाजनक रूप से परीक्षा नहीं की जा सकती, और वो तथ्य जिसे साबित किया जाना है वो संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है. इन 7 परिस्थितियों के अंदर दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में द्वितीयक साक्ष्य वो ग्राह्य होता है. क, ख और घ, ए, बी और डी, सॉरी ए, सी और डी, ए, सी और डी, क, ग और घ में दस्तावेज की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य वो ग्राह्य है. कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य मींस धारा 63 में जो 5 प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य दे रखा है उनमें से कोई भी पेश हो सकता है. बी के अंदर, क्लॉज बी में खंड ख के अंदर केवल लिखित स्वीकृति ही साक्ष्य में ग्राह्य, और ई और एफ में ड और च के अंदर मींस लोक दस्तावेज की दशा में या ऐसा कोई दस्तावेज जिसकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में दिया जाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारत में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अंतर्गत अनुज्ञात है, उन दोनों दशाओं में क्या है, उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ही साक्ष्य में ग्राह्य है, अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है. और जी की दशा में या 6 की दशा में दस्तावेज के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है जिसने उसकी परीक्षा की है और जो ऐसे दस्तावेज की परीक्षा करने में कुशल है. अशोक बनाम माधोलाल, 1975 सुप्रीम कोर्ट. दस्तावेज की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में
द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दिए जाने की अनुमति है वो दी जा सकती है जब यह साबित कर दिया जाए कि मूल प्रतिकूल पक्षकार के कब्जे में या विरोधी पक्षकार के कब्जे में था और मूल से फोटोकॉपी है वो की गई थी। यदि ये साबित कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो फोटोकॉपी है वो साक्ष्य में ग्राह्य हो सकती है। मलय कुमार गांगुली बनाम सुकुमार मुखर्जी 2010 सुप्रीम कोर्ट। अन्यथा साक्ष्य में अग्राह्य कोई दस्तावेज है उसको साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता, केवल इस आधार पर कि उसकी ग्राह्यता के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई है, उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है। केवल ये ग्राउंड नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल बनाने का यदि वो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है बाय द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 years old document is filed by the plaintiff in a suit. Document is exhibited in evidence after the 3 years. Will any presumption be available to the such document in the said suit under section 90? Under section 90 of Indian Evidence Act. वादी के द्वारा 28 वर्षीय दस्तावेज को एक वाद में पेश किया गया। वह दस्तावेज 3 वर्ष बाद साक्ष्य में प्रदर्शित किया जाता है। इस वाद में ऐसे दस्तावेज के बारे में कोई उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा में की जा सकती है। इसका आंसर केस लॉ से मिलेगा आपको। सुरेंद्र कृष्णा रॉय वर्सेस मिर्जा मोहम्मद सैयद अली 1935 PV काउंसिल। कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 is applicable. Presumption under section 90 is applicable if the document is not 30 years old at the date when the document produced before the court, but becomes the 30 years old at the date when the genuineness becomes the subject of the proof, means the date of the marking of the exhibition as evidence. And the another judgment of the Supreme Court upon the same point, Om Prakash versus Shanti Devi 2015 Supreme Court, court held that for drawing the presumption under section 90 of the Evidence Act, date of the exhibition of the document as evidence is material, not the date of the production of the document in the court. सुरेंद्र कृष्णा रॉय बनाम मिर्जा मोहम्मद सैयद अली 1935 PV काउंसिल। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना नहीं है जिस दिन न्यायालय के सामने पेश किया, बट वो यदि साक्ष्य में प्रदर्शित करने की तारीख को 30 वर्ष पुराना हो जाता है, तो ऐसे दस्तावेज के बारे में न्यायालय धारा 90 के अंतर्गत है वो उपधारणा कर सकती है। और ऐसी ही बात ओम प्रकाश बनाम शांति देवी 2015 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कही। 30 वर्ष की संगणना की अवधि में दस्तावेज का असली होने के संबंध में साक्ष्य देने की तारीख पर 30 वर्ष की अवधि है वो पूर्ण होनी चाहिए, न कि दस्तावेज को पेश करने की तारीख। दस्तावेज को पेश किया उस तारीख को यदि वो 30 वर्ष पुराना नहीं था, बट जिस दिन उसको एविडेंस में एग्जिबिट के रूप में मार्क किया गया, यदि उस पीरियड पे वो 30 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, तो ऐसे दस्तावेज के बारे में धारा 90 के अंतर्गत उपधारणा की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो पॉजिटिव था कि उसकी प्रिजम्पशन हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इस प्रॉब्लम के अंदर है वो 28 ईयर्स ओल्ड था जिस दिन पेश किया, बट 3 ईयर्स बाद उसको एग्जिबिट मार्क किया गया, तो जिस दिन एग्जीबिशन मार्क हुआ उस दिन वो 31 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। इसलिए सेक्शन 90 के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिजम्पशन की जा सकती है। डेट ऑफ द एग्जीबिशन, मार्किंग ऑफ द एग्जीबिशन इज मटेरियल फॉर द सेक्शन 90 ऑफ द एविडेंस एक्ट, नॉट द डेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन, what is the cross examination? What questions may be? क्या कह रहे हैं प्रियंका? केस का नाम देख लेना, बाकी भाषा इसकी आपको समझ में नहीं आएगी। सुरेंद्र कृष्ण रॉय बनाम मिर्जा मोहम्मद सैयद अली 1935 PV काउंसिल।
ये पीवी काउंसिल का जजमेंट है। इसी पॉइंट पे ये ओम प्रकाश वर्सेस शांति देवी 2015 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यस, व्हाट इज द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हाट क्वेश्चन कैन बी पुट टू विटनेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हाट लॉफुल क्वेश्चन कैन बी पुट टू अ विटनेस टू टेस्ट द हिज वेरासिटी एटसेट्रा। प्रति परीक्षा क्या है, प्रति परीक्षा में साक्षी से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सत्यवादिता परखने आदि के लिए कौन से विधिपूर्ण प्रश्न है वो साक्षी से पूछे जा सकते हैं। एक मिनट कंटिन्यू कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रति परीक्षा का अर्थ है वो क्या है, परिभाषा क्या है? द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137, purpose of cross examination cleared by the Supreme Court in Kartar Singh versus State of Punjab 1994 Supreme Court. What held by the Supreme Court in this case? Court held that it is the jurisprudence of the law that the cross examination is an acid test of the truthfulness of the statement made by a witness on oath in the examination in chief, the object of the which are. What are the objects of the cross examination? To destroy or the weaken the evidentiary value of the witness of the adverse party, to elicit facts in favor of the cross examination, lawyer's client from the mouth of the witness of the adverse party, and the third one, to show that the witness is untrustworthy by impeaching his credibility. These are the three objects of the cross examination as per this judgment. Then the section 146 question, lawful questions which may be asked in the cross examination in addition to the leading question. When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein before referred, be asked in any question which tend to test his veracity, to discover who he is and what is his position in the life, or to shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tends directly or indirectly to criminate him, or the might expose or the tend directly or indirectly to expose him to a penalty or the forfeiture. And there is a proviso that in a prosecution under section 376, 376A, AB, B, C, D, DA, DB, 376E, or the attempt to commit such offences, it shall not be permissible adduce the evidence or to put the question in the cross examination of the prosecutrix as to her general immoral character or the previous sexual experience. प्रति परीक्षा किसे कहेंगे? धारा 137 के अनुसार साक्षी की विरोधी पक्षकार द्वारा या प्रतिपक्षी के द्वारा की जाने वाली परीक्षा है वो क्या कहलाती है? प्रति परीक्षा है वो कहलाती है। क्या उद्देश्य है प्रति परीक्षा का? ये करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 3 उद्देश्य बताए हैं प्रति परीक्षा के। क्या? प्रतिपक्षी के गवाह के साक्ष्य के महत्व को समाप्त या कमजोर करना और अपने मामले को मजबूती से स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य है। किसी गवाह की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाकर यह दर्शाना कि वह भरोसे के लायक नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, प्रतिपक्षी के गवाह के मुख से प्रतिपरीक्षा करने वाले अधिवक्ता के पक्षकार के पक्ष की बात निकलवाना। ये 3 है वो बेसिकली प्रतिपरीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन के उद्देश्य है।
विनोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि यह आज्ञाप्यक है कि यदि मुख्य परीक्षा साक्षी की पूर्ण हो जाती है तो प्रतिपरीक्षा उसी दिन पूर्ण होनी चाहिए। यस, देन प्रतिपरीक्षा में कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? धारा 146 इससे रिलेटेड है। जबकि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है तब उससे एतिस्मान पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी सत्यवादिता परखने की है, यह पता लगाने की है। सेकंड, यह पता लगाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है। और थर्ड, उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। इन तीन में से किसी भी प्रवृत्ति में कवर होने वाला विधिपूर्ण प्रश्न है साक्षी से प्रतिपरीक्षा के दौरान है सूचक प्रश्न के अतिरिक्त पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है या किसी शास्ति या संप्रण के लिए उसको उच्छिन्न करता है या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छिन्न करने की प्रवृत्ति है वो रखता है। ऐसा होते हुए भी ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। प्रोविजो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 376 क, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क और 376 घ ख और 376 ड इनके अधीन किसी अपराध के लिए या इन अपराधों के प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादक है, जहां कंसेंट है वो इश्यू में, वहां पीड़िता प्रोसिक्यूट्रिक्स उसकी प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में उस सहमति को या सहमति की गुणवत्ता या प्रकृति को साबित करने के लिए साक्ष्य में देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय है वो नहीं होगा। प्रतिपरीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं धारा 143 के अनुसार, विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं धारा 146 के अनुसार, उचित प्रश्न पूछे जा सकते हैं धारा 148 के अनुसार और साक्षी की विश्वसनीयता से संबंधित प्रश्नों को भी अब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, describe the provision regarding the power of the court under section 165 of the evidence act। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों और उनकी सीमाओं का उल्लेख करिए। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है आपके सामने। जज पावर टू पुट द क्वेश्चन और द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन एटसेट्रा। The judge may in order to discover or to obtain the proper proof of the relevant facts, in order to discover or to obtain the proper proof of the relevant facts, ask any question he pleases in any form at any time of any witness or of the parties about any fact, whether relevant or irrelevant, and may order the production of the any document or the thing, and neither the parties nor their agent shall be entitled to make the any objection to the any such question or the order, nor without the leave of the court to cross-examine the any witness upon the any answer given in reply to the any such questions. And the proviso is the concern to the limitation on the power of the judge under section 165, provided that the judgment must be based upon the facts declared by this act to be relevant and duly proved, and provided further that also that this section shall not be authorized the any judge to compel the any witness to answer the any question or to produce the any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under section 121 to 131 of the Evidence Act, both inclusive, if the question were asked or the documents were called for by the adverse party. Nor shall the judge ask the any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 or the 149 of the Evidence Act, or nor
shall be dispense with the primary evidence of the any document except in the cases herein before accepted. These are the three limitations on the power of the judge. Not to ask the any question or document which has the privilege under section 121 to 131 of the Evidence Act. Not to ask the any question which is improper question in the meaning of the section 148 or 149 of the Evidence Act, and not to give the dispense with from the production of the original document or the primary evidence if matter is not fall under section 65 of the Indian Evidence Act. Parties can conduct the cross examination in respect of the court question put up under section 165 with the leave of the court only, not otherwise. What is the purpose of the court question under section 165? To discover the relevant fact and to obtain the proper proof of the relevant fact. धारा 165 आप देखेंगे जज की प्रश्न करने की और पेश करने का आदेश देने की शक्ति है। सुसंगत तथ्यों से संबंधित या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने हेतु न्यायालय किसी भी प्रकरण पर किसी भी समय किसी भी साक्षी से किसी भी पक्षकार से कोई भी प्रश्न किसी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में पूछ सकता है। न्यायालय किसी भी साक्षी से जिसके कब्जे या शक्ति के अधीन कोई दस्तावेज या चीज है पेश करने का आदेश दे सकता है, परंतु न्यायालय का निर्णय सुसंगत तथ्यों पर आधारित होगा जो सम्यक रूप से साबित कर दिए गए। पक्षकारों के क्या अधिकार रहेंगे? धारा 165 में पूछे गए कोर्ट क्वेश्चन के संदर्भ में न्यायालय की अनुज्ञा से प्रति परीक्षा कर सकते हैं। कोर्ट की परमिशन के बिना पार्टीज का कोई क्रॉस का करने का राइट नहीं है। जो उस कोर्ट क्वेश्चन की रिप्लाई है वो कंसर्न विटनेस ने दी। न्यायालय की शक्ति पर क्या निर्बंधन है? ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता 165 में। ऐसा कोई क्वेश्चन है वो 165 में नहीं पूछा जा सकता, या ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो धारा 121 से 131 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। न्यायालय ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता धारा 165 में जो धारा 148 और 149 के अर्थ में अनुचित प्रश्न है, और न्यायालय धारा 65 की परिस्थितियों के सिवाय मूल दस्तावेज पेश करने से मुक्ति या छूट भी नहीं है वो दे सकता। ये तीन प्रकार की लिमिटेशंस है जज की पावर के ऊपर सेक्शन 165 के अंदर। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एडमिशन एंड कन्फेशन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस and up to the what extent the confession made by the co-accused can be used in the evidence against the other co-accused। स्वीकृति और समस्वीकृति के बीच में क्या अंतर है? किन परिस्थितियों में और किन सीमा तक सहअभियुक्त की समस्वीकृति का अन्य सहअभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है? ये दो सवाल एक साथ है इस क्वेश्चन के अंदर। डिफरेंस बिटवीन द एडमिशन एंड कन्फेशन, स्वीकृति और समस्वीकृति के बीच में अंतर क्या है? Statement, oral or written or in electronic form, suggest the inferences as to the fact in issue or relevant fact. It is acknowledgement of the guilt by the accused. In case of confession, it is admission, it is generally made in the civil cases, whereas the confession is concerned to the criminal cases. In case of admission, it is as provided in section 21 of the Evidence Act, may be used by or on behalf of the person making it in exceptional circumstances, whereas the confession is always used against the person making it, always used against the accused, interest of the accused. Admission is not conclusive proof of the matter admitted, but operates as a stopped, whereas the confession if voluntarily made is conclusive proof, is considered as a satisfactory evidence, satisfactory proof. Admission is used against the maker only and not for the others, whereas confession may be used against the co-accused under section 30 of the Evidence Act. Some difference may be added in these differences. If the statement of the admission in civil cases given under the condition not to use as a evidence against the maker, then
admission is irrelevant as per section 23. But if confessional statement is obtained by the promise of secrecy, intoxication, etc. by deception, if otherwise relevant, maybe not becomes the irrelevant as per the section 29 of the Indian Evidence Act. और हिंदी में अपन लिख सकते हैं कि सिविल मामलों के अंदर यदि इस अभिव्यक्त शर्त पर स्वीकृति का कथन किया जाए कि उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाएगा तो ऐसी स्वीकृति का कथन विसंगत होता है, जबकि समस्वीकृति यदि गुप्त रखने के वचन पर प्राप्त की गई है, मतता में प्राप्त की गई है, धोखा या प्रवंचना से प्राप्त की गई है, उसके बावजूद भी धारा 29 के अंतर्गत वो सुसंगत होगी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसका आंसर सेक्शन 30 से है। कंसिडरेशन ऑफ द proved confession affecting the person making it and others jointly under the trial of the same offense when more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by the one of the such persons affecting himself and of the some other of the such persons is proved, the court may take into the consideration the such confession as against the such other person as well as the against the person who makes the such confession. And the explanation offense as used in this section includes the abetment attempt to commit the offenses, and there are some illustration is also given under the section 30. Kashmira Singh versus State of MP 1952 Supreme Court. Court held that the confession of the co-accused is relevant under section 30 of the Evidence Act. It is not a substantive piece of the evidence and is corroborative in nature, and confession of the co-accused may not be sole basis of the conviction. The another judgment of the PV Council, the Bhuvani Sahu versus Emperor Bhuvani Sahu versus King 1949 PV Council. PV Council held that the confession of the co-accused is a very weak evidence and cannot be made the basis of the conviction of the accused unless the corroborated of other trustworthy evidence. And CBI versus BC Shukla 1998 Supreme Court is the another important judgment where explain the meaning of the co-accused for the purpose of the section 30 of the Evidence Act. The persons who are jointly tried for the same offense are called the co-accused. हिंदी में आप देखेंगे स्वीकृति और समस्वीकृति के बीच में क्या अंतर है। स्वीकृति में सभी समस्वीकृतियां शामिल है, मीन्स स्वीकृति एक वंश है, जबकि समस्वीकृति में सभी स्वीकृतियां शामिल नहीं है, मीन्स समस्वीकृति स्वीकृति की एक प्रजाति है। ये इंग्लिश में शायद मिसिंग था। एडमिशन इज द जीनस वेयरएज द कन्फेशन इज द वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द एडमिशन। स्वीकृतिवाद के पक्षकारों से भिन्न व्यक्तियों के द्वारा किए जाने पर भी ग्राह्य होती है, जबकि समस्वीकृति केवल अभियुक्त के द्वारा ही की जा सकती है। स्वीकृति स्वीकृत विषयों के संबंध में विबंध का प्रभाव रखती है धारा 31 के अनुसार, जबकि समस्वीकृति के प्रभाव के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन साबित होने पर न्यायालय इसे समाधानप्रद साक्ष्य के रूप में मानता है। स्वीकृति इस अभिव्यक्त शर्त पर की जाए कि उसका प्रयोग कथनकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में नहीं किया जाएगा तो विसंगत होती है। समस्वीकृति अन्यथा सुसंगत होने पर प्रवंचना या मत्ता या गुप्त रखने के वचन आदि से प्राप्त की जाए तो वो विसंगत नहीं होगी धारा 29 के अनुसार। सहवादी या सहप्रतिवादी की स्वीकृति को विचार में नहीं लिया जा सकता, जबकि सहअभियुक्त की समस्वीकृति को संयुक्त विचारण में विचार है वो किया जा सकता है, या संयुक्त विचारण के जो सहअभियुक्त है उनके विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है धारा 30 के अनुसार। ये स्वीकृति और समस्वीकृति के बीच में अंतर है। और दूसरी जो बात थी इस प्रश्न में, क्या एक सहअभियुक्त के द्वारा दी गई स्वीकृति को दूसरे सहअभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, उसका उत्तर धारा 30 से है। साबित समस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लिया जाना। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई समस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी समस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे समस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। और स्पष्टीकरण देखेंगे आप तो इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण और प्रेतन भी है वो शामिल है।
और इलस्ट्रेशन देखेंगे आप तो इसको धारा 30 को क्लियर किया गया इनके द्वारा। भुवानी साहू बनाम एम्परर या बनाम राजा सम्राट 1949 पीवी काउंसिल। सहअभियुक्त की समस्वीकृति जो है एक कमजोर प्रकृति का है वो साक्ष्य है, जब तक कि अन्य विश्वसनीय है वो साक्ष्य से उसकी संपुष्टि है वो नहीं हो जाती है, और केवल सहअभियुक्त की समस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को है वो दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता या दोषसिद्धि का आधार है वो नहीं हो सकती। कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी 1952 सुप्रीम कोर्ट, ये लीडिंग जजमेंट है सेक्शन 30 पे। केवल सहअभियुक्त की समस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से संपुष्टि नहीं हो जाती है। सीबीआई बनाम वीसी शुक्ला 1998 सुप्रीम कोर्ट, इसमें सहअभियुक्त शब्द का क्या मतलब है धारा 30 के पर्पज के लिए इसको समझाया गया है। ऐसे व्यक्ति जो एक ही अपराध और एक ही विचारण के अभियुक्त है वो क्या कहलाते हैं? सहअभियुक्त कहलाते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 14। इन केस ऑफ द मर्डर अंडर सेक्शन 302 IPC, द अक्यूज्ड confess to the police that he had committed the murder and also confessed that he did the weapon used in the offense of the murder besides the tree in his neighbor's courtyard. The weapon is thereby discovered by the police. Examine the light of the relevant provision and the case laws. The 3 points: the relevancy of his confession to the police, the relevancy of the discovery of the weapon, and the extent of the scope of the discovery, and critically examine the contradictory approach, if any, and the decipher the any contradiction in the approach between the clause first and the clause second, or the point first or point second. प्रश्न यह है कि हत्या के अपराध का अभियुक्त है वो पुलिस के समक्ष ये समस्वीकृति करता है क्या कि उसने हत्या का अपराध किया है, और यह भी स्वीकार करता है कि जिस हथियार को उसने अपराध करने में प्रयुक्त किया है उसको उसने पड़ोसी के आंगन में एक वृक्ष के पास छिपा रखा है। पुलिस के द्वारा उसके परिणाम स्वरूप हथियार को वहां से बरामद किया जाता है। सुसंगत प्रावधान और निर्णय विधि के प्रकाश में निम्नलिखित बातों को परीक्षित करिए या समझाइए। फर्स्ट जो पॉइंट है जिसको परीक्षित करना है या समझाना है, पुलिस को अभियुक्त द्वारा की गई समस्वीकृति की सुसंगतता को समझाना है। दूसरा पॉइंट, हथियार के पता लगने की सुसंगतता और इस बरामदगी की वास्तव में परिधि क्या है इसको समझाना है। और तीसरा, विरोधाभासी दृष्टिकोण को परीक्षित कीजिए। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में विरोधाभास को है वो स्पष्ट करिए। ये 3 बातें आपको इस फैक्चुअल पोजीशन के बेसिस पे वो डिसाइड करनी है। फर्स्ट जो पॉइंट है, confessional statement to the police, it is inadmissible in evidence and hit by the section 25 of the Evidence Act. And in the present situation, the confession to the police that he had committed the murder, to that extent only, he had committed the murder, is hit by the section 25 of the Evidence Act and inadmissible in evidence, therefore shall not be proved against the accused. The second part of the question, accused confessed that he did the weapon used in offense of the murder besides the tree in his neighbor's courtyard. The weapon is thereby discovered by the police. This information and the discovery covered under section 27 of the Evidence Act. It is relevant as well as the admissible in evidence against the accused because that information is given by the accused in the custody of the police officer, and the consequence of that information that discovered the new fact which was not in the knowledge of the police officer. So much part of the information apparently related to the discovery of the new fact may be proved against the accused as per the section 27 of the Indian Evidence Act. And the third part of the question, whether there is any contradiction between the first and second part of the questions. No contradictory approach between the first and second point of this problem. Both are the separate and independent approach. The point first protect the accused, whereas the second point is against the interest of the accused and in the favor of the prosecution,
and it is also the exception of the point first. Therefore, if any information and the consequential discovery of the new fact may be proved against the accused. हिंदी में आप देखेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। पहला जो प्रश्न था, पुलिस को अभियुक्त के द्वारा दी गई समस्वीकृति को परीक्षित कीजिए। इस मामले में तथ्यों के अनुसार हत्या के अपराध में जो समस्वीकृति पुलिस अधिकारी को की गई है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अग्राह्य है, उसको अभियुक्त के विरुद्ध नहीं साबित किया जा सकता। इस विस्तार तक उसने हत्या की है, ये जो स्टेटमेंट था, इतना जो भाग है उस कथन का, वो अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। अभियुक्त द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि जिस हथियार को उसने अपराध को करने में प्रयुक्त किया है उसको उसने पड़ोसी के आंगन में एक वृक्ष के पास या नीचे या वो छिपा रखा है, पुलिस के द्वारा उसके परिणाम स्वरूप उस हथियार को वहां बरामद भी किया जाता है, यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है और इसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त के द्वारा इतला दी गई जिसके परिणाम स्वरूप हथियार की बरामदगी हुई, इसलिए यह तथ्य सुसंगत है और साक्ष्य में ग्राह्य भी है। यह दूसरा पॉइंट था, उसका सॉल्यूशन है। और थर्ड जो पॉइंट था, बिंदु फर्स्ट और बिंदु सेकंड में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। बिंदु संख्या फर्स्ट अभियुक्त के हित को संरक्षित करता है, जबकि बिंदु संख्या सेकंड उस सामान्य नियम का अपवाद है, इसलिए वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में सुसंगत और ग्राह्य। एक सामान्य नियम है और दूसरा उसका अपवाद है, इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन है वो नहीं है। इस तरीके से एविडेंस एक्ट में आपके सामने वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये आपकी अप्रोच है वो आंसर्स की है वो होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस और इनकी आंसर फ्रेमिंग वगैरह। किसी भी प्रकार का मोस्ट रीजनेबल डाउट हो, यदि आप लोगों का ऑफलाइन स्टूडेंट्स का पहले हो तो बताएं आप लोग, अदरवाइज फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स से बात करते हैं। एक्चुअली इलस्ट्रेशन तो मैंने लिख ही रखे थे, टाइम कंज्यूमिंग थे तो इसलिए मैंने छोड़ दिए। लिखने आपको एक आध इलस्ट्रेशन लिखना है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं किसी प्रकार का कोई मोस्ट रीजनेबल डाउट हो इस डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के बारे में। वो यूज हो सकता है रेस्ट जेस्टे के रूप में यूज हो सकता है अक्यूज के अगेंस्ट, एज पर द सामुल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1970 फॉर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जो उसने घटना के बारे में बताया है जस्ट घटना के बाद, वो रेस्ट जेस्टे के रूप में रेलेवेंट है और उसके विरुद्ध है वो साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली ये तो वो बताएगा ही नहीं कि मैंने अपराध किया है। जब अक्यूज है वो अपराध करने के बाद यदि एफआईआर नरेट करेगा तो अपना नाम थोड़ा ही लेगा कि उसने अपराध किया है, वो तो उस बात को घुमा के बताएगा कि साहब कैसे हो गया अपराध, ये एक्सीडेंट हो गया या वो एक्सपेक्टेड ये घटना है वो घटित हो गई एटसेट्रा। हाँ जी सर, ये लास्ट वाला पॉइंट अभी बताया ना विरोधाभास वाला, इसको एक बार सर वापस समझा दो। दोबारा तो नियम ही नहीं है कल्पना बताने का हमारा, एक बार ही बताते हैं हम। यस, लास्ट वाला जो थर्ड पॉइंट का इतना ही है कि जो फर्स्ट पॉइंट में आप कह रहे हो कि साहब पुलिस को कन्फेस किया है वो रेलेवेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट में आप कह रहे हो कि ये इतना भाग साबित हो सकता है। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं है? नहीं, ये एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। पहला भाग जो सामान्य सिद्धांत है और सेकंड उसका एक्सेप्शन है। अभी प्रीलिम्स में पेपर में हरियाणा में पूछा गया था, कहीं पूछा भी गया था, सेक्शन 27 है वो एक्सेप्शन है, 25 और 26 का एक्सेप्शन है। तो इसलिए 25 सामान्य सिद्धांत है और 27 उसका है वो अपवाद है, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें।
कौन सा? 24 का एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली, 25 और 26 का है। वो इनायतुल्लाह है या साहू, इन दोनों में से कोई एक है। इनायतुल्लाह करके जजमेंट है, वो है। हाँ, मतलब स्वीकृति जो है ना एक बड़ा वर्ग है जिसमें समस्वीकृति भी शामिल है। स्वीकृति एक वंश है और समस्वीकृति उसकी एक प्रजाति है। मतलब स्वीकृति एक बड़ा गोला है जिसके अंदर समस्वीकृति भी इंक्लूड है।